नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं एक शानदार सेशन की, जिसमें हम लोग बात करेंगे मूल अधिकार की। मूल अधिकार हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पॉलिटी हमारी शानदार चल रही है। हम लोगों ने कल मूल अधिकार पढ़े थे, मैंने डिटेल में आपको चर्चा कराई थी। एक बार मैं रिवीजन आपका कराना चाहूँगा। तो सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, जय हिंद। देखिए, मैं आपका रिवीजन कराना चाहूँगा। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि मूल अधिकार के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने कुछ पॉइंट पढ़े थे। मैं एक बार थोड़ा सा उसको रिवीजन करा देता हूँ कि भाग 3 में है, 12 से लेकर 35 में है। भाग 3 को संविधान का मेग्ना कार्टा कहते हैं। मूल अधिकारों का विकास यानी कि पहला जो दस्तावेज था, ये दस्तावेज 15 जून 1215 में ब्रिटेन के एक राजा हुआ करते थे, सर जॉन, इनके द्वारा लिखित दस्तावेज पेश किया गया था। सेकंड दस्तावेज आता है 1689 में, जिसे बिल ऑफ राइट कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? बिल ऑफ राइट के नाम से ब्रिटेन में ही पेश किया गया था। ये कल मैंने आप लोगों को करा दिए थे। ठीक है, कल ही मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें करा दी थी। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं कि सर यहाँ पर जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार कहाँ से प्रेरित हैं? आप कहेंगे अमेरिका से। अमेरिका का संविधान कब बना था? आप कहेंगे 1787 में। लागू कब हुआ? 1789 में। मूल अधिकार अमेरिका में कब जोड़े गए? 1791 में। ठीक है। संविधान में भाग 3 मेग्ना कार्टा, वही भाग 12 से 15 35। मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, और ये कल मैंने आपको लिखवाए भी थे। ठीक है। एक संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, जिसे अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 समाप्त कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, और अनुच्छेद 300 का को भाग 12 में जोड़ दिया। ये हमारा रिवीजन चल रहा है। ये हमारा रिवीजन चल रहा है। ठीक है, कल हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि वर्तमान में भैया 6 मूल अधिकार है। समानता का अधिकार 14 से 18 थे, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 थे, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 थे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 था, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार 29-30 थे, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 था। मैंने 32 में ये भी लिखवाया था, मैंने 32 में ये भी आप लोगों को पढ़ाया था कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा व हृदय कहा था। पढ़ा था हम लोगों ने कल। ये बताइए, कल ये पॉइंट हमने सारे क्लियर कर लिए थे, सारे क्लियर कर लिए थे। 12 से 36 होगा या 35? 35 होगा भैया। 36 से डीपीएसपी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 36 से डीपीएसपी स्टार्ट होता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत स्टार्ट हो जाते हैं 36 से 51 तक। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। हमने ये अनुच्छेद 12 भी पढ़ा था। मैं रिवीजन आपको डिटेल में करा रहा हूँ, सारी चीजें डिटेल में करा रहा हूँ। ठीक है, हमने पढ़ा था कि सर 12 में राज्य की परिभाषा है। राज्य कैसे बनेगा? भारत सरकार से, इंडियन गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, संसद से, राज्य सरकार से, विधानमंडल से, स्थायी निकाय से और अन्य निकायों से, इन सब संस्थाओं से मिलकर राज्य को परिभाषित किया गया। हमने राज्य को यह पढ़ा था कि राज्य यहाँ पर किसी उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। और भैया यहां पर हमने पढ़ा था कि सर इसमें क्या था? अनुच्छेद 13 कहता है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। यदि कोई कानून बनाया भी गया है, यदि कोई कोई कानून, ये कल मैंने आपको पढ़ाया था, कानून बनाया गया है, बनाया गया है, तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो वह स्वतः ही क्या हो जाएगा? स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। आप कहेंगे सर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। चलिए, ये चीजें आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, हो जाएगा। चलिए, सिंपल सी चीजें हैं, इनको आप लोग लिख लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, अगर आप इस पॉलिटी को पढ़ रहे हैं तो आप यूपी पुलिस में, यूपीएसआई में, बिहार में, हरियाणा में, कहीं भी कोई भी एग्जाम, एसएससी के, रेलवे के, कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। मैं ये सारी चीजों को लेकर चलता हूं। ठीक है, सारी चीजों को मैं लेकर यहां पर करा रहा हूं, तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आज हमारा स्टार्ट होगा यहां से। आज हम लोग बात करेंगे सर, यहां हम पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज ध्यान रखना।
ध्यान रखना कि सर ये हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा कि सर समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, हमने पढ़ा था 14 से लेकर 18 तक है। और समानता के अधिकार कितने हैं? 5 अधिकार इसमें मिल रहे हैं। कैसे? 14 हमने पढ़ा, 14 पढ़ेंगे, 15 पढ़ेंगे, 16 पढ़ेंगे, 17 पढ़ेंगे और 18 पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 कितने अधिकारों की बात होगी समानता के अधिकार में? आप कहेंगे सर 5 अधिकारों की बात होगी। कितने? 5 अधिकारों की बात होगी। कि भैया ये बताइए, इसमें लिखा है विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून की नजरों में सब समान है। कानून की नजरों में सब समान है। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि कानून की नजरों में सब समान है, सब एक जैसे हैं। तो आप लोग मुझे यहां पर बता सकते हैं कि सर इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये सारे पॉइंट आप लोग भैया यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा कि सर विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण की बात होगी तो आप कहेंगे चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे कोई निम्न जाति का है, उच्च जाति का है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई भी हो, XYZ, एनीबडी, भारत का हो, विदेशी हो, कोई भी हो, कानून की नजरों में सब समान है। कानून इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि ये भारत का है या ये विदेशी है, क्योंकि अनुच्छेद 14 भारतीय और विदेशी दोनों को ही मिलता है। अनुच्छेद 14 में कानून सभी के लिए समान है। ठीक है, अब ये दो देशों का मिश्रण है। आप कहेंगे सर जो विधि के समक्ष समानता है, जो विधि के समक्ष समानता है, ये वाला जो पोर्शन है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। कहां से लिया है? ब्रिटेन से। समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन, समान संरक्षण, ये हमने कहां से लिया? USA से। यानी कि आपसे पूछा जाएगा अनुच्छेद 14 कितने देशों का मिश्रण है? आप क्या कहिएगा? आप क्या कहेंगे कि सर अनुच्छेद 14 के बारे में हम बात करेंगे, तो आप मुझे क्या बताइए? चलिए आप क्या बताइएगा? आप मुझे बताइएगा, आप मुझे बताइएगा कि सर अनुच्छेद 14 में यहां पर हम बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 14 दो देशों का मिश्रण है, ब्रिटेन और फ्रांस। अब बात आती है कि सर इसके अपवाद क्या हैं? अपवाद क्या हैं? एक्सेप्शंस क्या हैं? आप कहेंगे सर इसके एक्सेप्शंस क्या हो जाएंगे? चलिए इसके एक्सेप्शंस क्या हैं मैं बता देता हूं। अपवाद क्या है? एक्सेप्शंस की बात हो रही है। चलिए एक्सेप्शंस क्या हो जाएंगे? आप कहेंगे सर अनुच्छेद 14 कह रहा है कि विधि के समक्ष समान है, चाहे अमेरिका में, भारत में, कोई भी कहीं का भी नागरिक हो, भारत में राष्ट्रपति है, आम नागरिक है, IPS है, कोई भी है, सब बराबर हैं। लेकिन अनुच्छेद 361 क्या कहता है? आर्टिकल 361 कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जब तक अपने पद पर होंगे उनके खिलाफ कोई FIR नहीं होगी, उन पर कोई मुकदमा दायर नहीं होगा, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। देखा, अभी 14 में लिखा था चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, IPS हो, IAS हो, आम नागरिक हो, सब कानून की नजरों में बराबर हैं। लेकिन अनुच्छेद 361 ने कहानी घुमा दी। उसने कह दिया कि राष्ट्रपति राज्यपाल को विशेष अधिकार मिले हुए हैं, स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल अपने पद पर हैं, जब तक राष्ट्रपति राज्यपाल अपने पद पर हैं, उन्हें ना तो गिरफ्तार किया जाएगा, ना उन पर कोई केस होगा, ना उन्हें सजा होगी। उन्होंने किसी का मर्डर किया है तो उन्हें उनके पद से हटाया जाएगा, उसके बाद उन पर मुकदमा चल सकता है। लेकिन जब तक ये अपने पद पर हैं, जब तक ये अपने पद पर हैं, तो आप क्या कहेंगे? राष्ट्रपति राज्यपाल जब तक अपने पद पर हैं, इन्हें भैया क्या होगा? आप कहेंगे इन्हें विशेष अधिकार मिले होंगे। क्या हो जाएगा? विशेष अधिकार मिलेंगे। अनुच्छेद 105 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 105 में लिखा है सांसद, MP किसे कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। तो आप कहेंगे को विशेष अधिकार मिला हुआ है। यानी कि यहां पर आप कहेंगे सर MP का मतलब है सांसद को विशेष अधिकार यहां मिला हुआ है। इसका मतलब आप ऐसे समझें कि भैया सत्र के 40 दिन के पूर्व या बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब आप कहोगे हमने तो बहुत सांसद को जेल में देखा है, हमने तो बहुत सांसद को जेल में देखा है।
ठीक है, हमने तो बहुत सारे मंत्रियों को जेल में देखा है, हमने तो मुख्यमंत्रियों को जेल में देखा है, बिल्कुल देखा होगा आपने, बिल्कुल देखा होगा। लेकिन जब सेशन चल रहे हो, सत्र चल रहे हो, जैसे मॉनसून सत्र चल रहा है, जैसे बजट सत्र चल रहा है, जैसे शीतकालीन सत्र चल रहा है, इन सत्र के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी भी एमपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, किसी भी एमएलए एमएलसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यहां तक मेरी बात आपने समझी? मैंने कहा कि सांसद, एमएलए और एमएलसी, मैं लिख देता हूं फुल फॉर्म। एमपी की फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या होती है? आप कहेंगे सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट। आप कहेंगे सर संसद सदस्य। अब एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है? आपको याद होनी चाहिए, मेंबर ऑफ, आप कहेंगे सर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। आप कहेंगे सर लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए, लेजिस्लेटिव असेंबली। और भैया एमएलसी की फुल फॉर्म क्या होती है? एमएलसी। आप कहेंगे सर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। आप कहेंगे सर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या यहां तक आप लोग पढ़ लेंगे? चलिए, आप मुझे बताइए, क्या आप लोग यहां तक पढ़ लेंगे? चलिए, इसको हमने लिख लिया काउंसिल, यानी कि ये विधानसभा के सदस्य हो गए। ये कौन हो गए? ये विधानसभा सदस्य हो गए भैया। विधानसभा सदस्य क्या कहलाए? एमएलए, विधायक कहलाए। और ये विधान परिषद के, हालांकि विधान परिषद मात्र 6 राज्यों में है, विधान परिषद सदस्य, ठीक है, ये मात्र 6 राज्यों में है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये संसद सदस्य हो गए। ये कौन हो गए? संसद सदस्य, यानी कि सांसद कहलाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं? सांसद। और इन दोनों सदस्यों को विधायक कहा जाता है। क्या कहते हैं? इन दोनों सदस्यों को विधायक कहते हैं, चाचा विधायक हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग लिखिएगा, ये पॉइंट आप लोग लिखिएगा कि सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है संसद सदस्य, जिसे सांसद कहा जाता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है विधानसभा सदस्य, जिसे विधायक कहते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है विधान परिषद सदस्य, जिसे विधायक कहते हैं। अनुच्छेद 105 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसदों को यह अधिकार है कि लोकसभा में यदि बजट या मॉनसून या शीतकालीन सत्र चल रहा हो तो उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी भी सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 194 कहता है कि जो एमएलए और एमएलसीज हैं, विधानसभा के और विधान परिषद के जो विधायक हैं, वो सत्र के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए, हमने ये पढ़ लिया कि सर 194 और 105 ये कुछ इस प्रकार के अनुच्छेद हैं, यो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 361 अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 105 114 का अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। 194 अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, ठीक है। क्या ये वाली लाइन समझ में आई? नहीं आई तो मुझे बताएं, मैं दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा, दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। बताइए, सत्र का मतलब होता है जी सत्र, सेशन। जैसे लोकसभा में कोई सत्र चल रहा हो, लोकसभा में जैसे होता है ना 3 सत्र होते हैं, जैसे कि मानसून सत्र हुआ, जैसे सबसे पहले आता है बजट, सबसे पहले आता है बजट सत्र, फिर आता है मानसून सत्र, ठीक है, मानसून सत्र, और एक आता है शीतकालीन सत्र, ठीक है, शीतकालीन सत्र। 3 सत्र चलते हैं एक साल में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि भैया सत्र सेशन 3 सेशन है, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और शीतकालीन सेशन। तो 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आज कोई सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, तो आज से 40 दिन पहले तक किसी सांसद को और आज से 40 दिन बाद तक किसी सांसद को या विधायकों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यहां तक क्लियर हो गई चीजें?
चलिए, तो हमने पढ़ा था अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता, समान संरक्षण, सब बराबर हैं, यही तो पढ़ा हमने। लेकिन अनुच्छेद 361 विरोध कर रहा है, ये तो कह रहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष अधिकार मिला हुआ, जब तक वो पद पर रहे उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते, मुकदमा नहीं लिखा जा सकता, उन्हें उनके पद से हटाने के बाद सजा भी हो सकती है, मुकदमा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 105 कहता है कि सांसद जो सदस्य हैं, संसद के जो सदस्य सांसद हैं, एमपीज हैं, ये सत्र के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं हो सकते। अनुच्छेद 194 में लिखा है कि एमएलए एमएलसीज को भी विशेष अधिकार मिला हुआ है। चलिए, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, यहां तक आप लोगों ने प्लीज लिख लिया होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। इतना तो मैंने काफी समझा दिया आपको। अब बात आ जाती है जी अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 को किस मामले में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहा गया था? आप कहेंगे सर नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहा जाता है, क्यों? क्योंकि भैया अनुच्छेद 14 सभी को बराबरी का अधिकार देता है। अनुच्छेद 14 में नेचुरल रूप से सभी को जस्टिस मिला है, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो बिना पढ़ा लिखा हो, चाहे वो भैया ब्राह्मण हो, चाहे वो भैया दलित हो, कोई भी हो, सब बराबर हैं, ठीक है। अच्छा, इसे नैसर्गिक मामले, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत किसमें कहा गया था? मिनर्वा मिल्स वर्सेस संघ सरकार में, जो कि 1980 का मामला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया नैसर्गिक न्याय का जो सिद्धांत है अनुच्छेद 14 को कहा गया है, क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस दे रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। मिनर्वा मिल्स वर्सेस संघ सरकार 1980 के मामले में अनुच्छेद 14 को नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत का, इस मामले में कहा कि भैया जो मूलभूत ढांचा है, मूलभूत ढांचे को छोड़कर मूलभूत ढांचे का आधार क्या है, वो अनुच्छेद 14 है। भारतीय संविधान का स्ट्रक्चर बताया है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर बताया है अनुच्छेद 14 को, ठीक है। चलिए, आगे बात होगी अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 का ना क्लोज 1 है, अनुच्छेद 15 का क्लोज 1, क्लोज 1 लिखना। अनुच्छेद 15 क्लोज 1 क्या कहता है कि किसी भी भारतीय नागरिक को जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी की कास्ट को लेकर, किसी के सेक्स को लेकर, किसी के रिलीजियन को लेकर, किसी की डायनेस्टी को लेकर, किसी के बर्थ प्लेस को लेकर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, सब बराबर हैं। अब ऐसे समझो, मान लीजिए कि मेरा जन्म भैया उत्तराखंड में हुआ है पहाड़ों पर, और किसी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। हालांकि मैं उत्तर प्रदेश की, मेरा जन्म है, रामपुर जिला पड़ता है, जन्म तो मेरा रामपुर जिले में हुआ है, रामपुर जो बरेली और मुरादाबाद के पास में पड़ता है, वहां पर मेरा जन्म हुआ। मेरा गांव है मिसरी नगर जनूबी, रामपुर से आगे जाते हैं साबाद रोड पे, नारायणपुर के पास में पड़ता है। चलिए, लेकिन हम अमरोहा में शिफ्ट हो गए, तो मेरा जन्म हुआ है यहाँ पर, और किसी का जन्म हुआ पहाड़ों पर हिमाचल में। तो क्या ये हो जाएगा कि भाई मेरा समतल में जन्म हुआ और उसका जन्म पहाड़ों पर हुआ तो कुछ भेदभाव होगा? नहीं होगा। हाँ, कुछ आरक्षण मिल सकता है उन्हें। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर लोगों की हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ती, हालांकि मेरी हाइट भी ज़्यादा नहीं है, तो पहाड़ों पर लोगों की हाइट कम बढ़ती है, तो उन्हें कुछ ना कुछ आरक्षण वहां पर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? वहां पर कुछ आरक्षण मिल जाएगा। तो ये चीजें आप लोग भैया लिख लेंगे कि किसी भी नागरिक के साथ, यहां पर आप नागरिक लिखना, क्योंकि ये भैया भारतीय नागरिकों को ही मिलेगा। क्या आप कहेंगे? बिल्कुल, कि जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने। पीएम पर कार्रवाई की जा सकती है, पीएम पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन वो एक सांसद है, और जब तक वो अपने पद पर है, जब तक वो पद पर है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, उसे हटाया जाएगा फिर कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो यहां पर हम लोगों ने पढ़ लिया कि सर ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली, सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली कि सर अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो भारत का नागरिक है उसके जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कल पाकिस्तान हिंदुस्तान में युद्ध होगा? नहीं भैया,
कल एक मॉक ड्रिल है, कल एक मॉक ड्रिल है कि अगर युद्ध होता है तो ऐसी स्थिति में हम अपने आप को कैसे बचाएंगे, उसकी ट्रेनिंग कल दी जाएगी। कल एक मॉक ड्रिल हो रही है उत्तर प्रदेश के लगभग 13 जिलों में, जैसे आगरा, लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, ठीक है, इन सब में भैया बख्शी का तालाब, इन सब में जो है मॉक ड्रिल चलेगी कल कि अगर कोई हमला होता है तो हमें कैसे बचना चाहिए, हमें सुरक्षित स्थान पर चलना चाहिए, सायरन कहाँ बज रहा है, कहाँ से आवाज आ रही है, तो उसको हमें समझना चाहिए। तो कल वो मॉक ड्रिल चल रही है, ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें आप लोग प्लीज नोट डाउन करिए। आज मैं पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अगर मैं ये हाथ से लिखकर समझाता तो नहीं होता। बताइए, इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किस अनुच्छेद को नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहा जाता है। अनुच्छेद 14 को कहा जाता है, अनुच्छेद 14 को कहा जाता है, ठीक है भैया। चलिए, आगे बात आती है जी, आगे बात आ जाती है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 खंड 2 क्या कहता है। 15 खंड 2 में लिखा है कि उपरोक्त आधार पर तालाब, दुकानों, होटलों, सार्वजनिक पार्क में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। उपरोक्त आधार का मतलब था जाति, लिंग, धर्म, वंश, जन्मस्थान के आधार पर किसी भी नागरिक को तालाब, दुकानों, होटलों, सार्वजनिक पार्क में जाने से नहीं रोका जाएगा, ठीक है। ये अनुच्छेद 15 खंड 2 कहता है कि भैया किसी भी व्यक्ति को उसके जाति को लेकर, उसके धर्म को लेकर, उसके वंश को लेकर, जन्मस्थान को लेकर किसी भी दुकान में जाने से नहीं रोका जाएगा, किसी तालाब में जाने से नहीं रोका जाएगा, जो गवर्नमेंट पार्क है उनमें जाने से नहीं रोका जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, यहां तक आपने पढ़ा। मुस्कान कह रही है कि सर मैं न्यू स्टूडेंट हूं। मेरी बहन, आप पहले लाइव क्लास तो लीजिए डेली, लेकिन जो आपकी क्लास बची हुई है उन्हें आप रेगुलर 1-2 घंटे एक्स्ट्रा करके क्लास ले लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी नहीं कराया है, बहुत ज़्यादा नहीं कराया है। तो मैंने कहा कि उपरोक्त आधार का मतलब था कि किसी की जाति, धर्म, किसी जाति, लिंग, धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर तालाबों, दुकानों, होटलों, सार्वजनिक पार्क में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। चलिए, 15 खंड 3 आ जाता है। 15 खंड 3 कहता है कि राज्य को अधिकार दिया गया है। राज्य का मतलब यहां पर नेशन है। राज्य को अधिकार दिया गया है कि वह महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन कर सकता है, प्रोविजंस कर सकता है। अब इसका सबसे ज्यादा प्रयोग, दुरुपयोग भारत में हो रहा है। अनुच्छेद 15 खंड 3 में कहा है कि राज्य को यह अधिकार है कि वो बच्चों को, महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है, और सबसे ज्यादा महिला इसका दुरुपयोग कर रही हैं। माफी चाहूंगा, मेरी बहुत सारी बहन यहां पर लाइव देख रही होंगी, मुझे मैं माफी चाहूंगा अपने शब्दों के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा दुरुपयोग इसका इस अनुच्छेद का हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस अनुच्छेद के तहत एक अधिनियम बना था, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण, 2005, ठीक है जी। ये भैया एक अधिनियम बनाया गया था कि पहले क्या था कि महिलाओं पर जो अत्याचार होते थे, महिलाओं पर जो शोषण किया जाता था, उसको रोकने के लिए भारत सरकार ने महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 बना दिया। क्या बना दिया? 2005 में एक अधिनियम बना दिया, और इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। कुछ भी हो, तलाक, कि जी मुझे मेरे पति ने बहुत चांटे मारे हैं, मुझे बहुत मारा है, मैं अब तलाक लूंगी जी, और मुझे 50 लाख रुपए की एलोमनी चाहिए, 50 लाख रुपया चाहिए जी मुझे। अब लड़का कमाता ही 20,000 रुपये महीना, 50,000 कहां से दे देगा? कहां से देगा 50,000 रुपए? आए दिन यूट्यूब पर, इंस्टा पर, हर जगह वीडियो भैया भरी पड़ी हैं, और पैसे देते पे लड़की हंस रही है। लड़का बेचारा मजबूर है, क्या करे, क्योंकि प्रशासन इतना उल्टा है कि अगर कुछ ना करे तो लो जेल में मरो, जेल में डाल दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। तो आप देखो आए दिन कितने, कोई भैया नीले ड्रम में मिल रहा है, कोई नीले ड्रम में मिल रहा है। मुझे हंसी आ रही है कहते हुए कि किसी को तो नीले ड्रम में रख दिया जा रहा है, किसी को कहीं रख दिया जा रहा है। और बेवकूफ हैं लड़के भी जो इन चीजों में आ जाते हैं। भैया मैं पढ़ाई से संबंधित बातें रखता हूं, फिर मामला सीरियस होता जाएगा। हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा भी बोलूं तो लगे कि ये तो एक तरफा बातें कर रहे हैं, लेकिन इसका गलत हो रहा है।
इसका गलत हो रहा है जी, ये दुरुपयोग हो रहा है भारत में। और पुलिस वाले सबसे ज्यादा, आप लोग भी जब आगे बढ़ के वर्दी पहनेंगे ना, आप लोग भी दुरुपयोग करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जब आप वर्दी पहने ना, तो आप लोग किसी नाजायज को मत सताना, किसी नाजायज को मत सताना। किसी ने अगर कुछ भी नहीं किया ना, तो क्या जी, ये जो है ना हमें परेशान कर रहा है, ये हमें परेशान कर रहा है। जब परेशान कर रहा है तो भैया लग गया ना हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005, थाने में हो गई ना एफआईआर। और एफआईआर होते ही पुलिस वाले लाओ 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लाओ, 3 लाख रुपए लाओ, तब तुम्हारा नाम निकालेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों, आप लोग जब पढ़े ना, जब वर्दी हो, तो सच का साथ देना, गलत का साथ कभी मत देना, ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, किसी को फ्रिज में काट के रख दिया, किसी को नीले ड्रम में सीमेंट में भर दिया, किसी को कुछ कर दिया, तो इसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। और आए दिन लड़के सुसाइड कर रहे हैं कि भैया पत्नी से परेशान थे। अरे भाई काहे मर रहे हो रे, माँ बाप भी तो हैं, माँ बाप भी तो हैं। उन बुढ़िया बुढ़ी का कौन, जो माँ बाप हमारे लिए जीते हैं, जिनके सपने ये हैं कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो मेरे बुढ़ापे में साथ देगा, उनका कौन ध्यान रखेगा। मर जाना कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं कि भैया यहाँ पर 15 खंड 6 पढ़ा रहा हूँ, 15 खंड 4 और 15 खंड 5 नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 15 खंड 6 कहता है कि भैया ये जो अनुच्छेद है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया, एड ऑन किया गया। अब इसमें क्या था कि ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उन लोगों को 10% आरक्षण रिजर्वेशन शैक्षणिक संस्थाओं में दिया जाएगा, शैक्षणिक संस्थाओं में दिया जाएगा, ठीक है जी। यानी कि पढ़ाइयों में जो 15 खंड 6 है, इसे 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। कब जोड़ा गया कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% का आरक्षण है शैक्षणिक संस्थानों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। इसी के द्वारा 15 खंड 5, 15 खंड 6 जोड़ा, 16 खंड 6 जोड़ा। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा क्या किया गया है कि सर 15 खंड 6, 16 खंड 6 दोनों ही आर्टिकल जोड़े। 15 खंड 6 कहता है कि शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण मिलेगा ईडब्ल्यूएस वालों को। 16 खंड 6 कहता है कि जो ईडब्ल्यूएस वाले होंगे उन्हें सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण मिलेगा। बस यहां पर शैक्षणिक है, 16 खंड 6 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण है, ठीक है, प्लीज लिख लीजिए। चलिए, हाँ जी, लिख लिया आप लोगों ने? हाँ जी, लिख लिया। मैं भैया आपसे बस एक ही बात करूंगा कि माँ बाप के प्रति आप जरूर निष्ठावान रहें, कि माँ बाप ही हैं जो अपने शरीर को काट कर आपको पालते हैं, अपने शरीर के आप उनके शरीर से बने हैं, आप उनका जिस्म हैं। कहते हैं ना कि पिता के ऊपर कुछ लाइनें थी कि बिना आंसू और बिना आवाज के जो रोता है वो बाप होता है। इन दर्द को समझना, इन लाइनों को समझना कि बिना आंसू और बिना आवाज के जो रोता है वो बाप होता है, और अपने बच्चों की तकलीफों को जो अपने फटे हुए बनियान में पिरोता है वो बाप होता है। यूं तो 9 महीने रखती है माँ हमें अपने पेट में, यूं तो 9 महीने रखती है माँ हमें अपने पेट में, लेकिन जीवन भर जो अपने दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। तो बेटा इन माँ बाप का कर्जा हम कभी उतार ही नहीं सकते, कभी नहीं उतार सकते, ठीक है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना, ठीक है, कभी मत दुखाना। चलिए, क्योंकि माँ बाप की दुआ आपके लिए अमृत समान होती है, और जिस दिन माँ बाप की बद्दुआ निकली आप खत्म हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, ठीक। चलिए हम लोग बात करते हैं
अनुच्छेद 15 खंड 6 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 15 खंड 6 जोड़ा गया, जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए, और आर्थिक रूप से किसमें हो जाएंगे, जो सामान्य जाति के लोग हैं उन्हीं में तो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग होंगे, तो उनके लिए ईडब्ल्यूएस के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक हमने पढ़ा। आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं कि सर अनुच्छेद 16 में क्या लिखा है। आप कहेंगे सर लोक नियोजन की समानता, इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि सरकारी नौकरी में समानता। अब आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 16 कहता है कि सभी सरकारी नौकरियों में बराबरी के अधिकार होंगे। सभी लोगों को अनुच्छेद 16 के अनुसार बराबरी का अधिकार मिलेगा। क्या मिलता है? क्या मिलता है? नहीं मिलता। ठीक है, आरक्षण बैंड बजा देता है। आप कहेंगे सर अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन की समानता, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सरकारी नौकरी में समानता, लेकिन 16 खंड 4 अपवाद है। 16 खंड 4 क्या है? अपवाद है। यहां कह रहा है कि सब लोग बराबर हैं, यहाँ 16 खंड 4 कहता है राज्य को अधिकार है कि वह जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकता है। क्या कर सकता है जी? आरक्षण दे सकता है। अब आप मुझे बताइए कि 16 कह रहा है कि सब लोग बराबर हैं, चाहे अमीर है, गरीब है, जर्नल है, ब्राह्मण है, शेड्यूल है, कोई भी XYZ, SC ST है, OBC है, सब बराबर है अनुच्छेद 16 के अनुसार। लेकिन 16 खंड 4 कहता है कि राज्य को यह अधिकार है कि वह जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकता है। जिनकी सरकारी नौकरियों में संख्या कम है, राज्य उन्हें आरक्षण दे सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 16 खंड 5 कहता है, ये 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया। मैंने अभी बताया था, मैंने जस्ट यही बताया कि भैया ये भी 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़ा गया, और ये भी 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें लिखा है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के 10% का आरक्षण, रिजर्वेशन, और ये आरक्षण किस में मिलेगा? सरकारी नौकरियों में। और यहाँ आरक्षण किस में मिल रहा था? शैक्षणिक संस्थाओं में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। क्लियर है? बस अंतर क्या है कि यहाँ पर सरकारी नौकरी, ईडब्ल्यूएस का मतलब है आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। आप कहेंगे सर आर्थिक पिछड़ा वर्ग, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के को 10% आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा। ठीक है, फिर आता है जी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 कहता है कि सर अस्पृश्यता का अंत, द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। आप कहेंगे सर अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम 1955 में ये कानून बनाया गया कि भैया यहाँ पर ये कानून बनाया गया कि यदि कोई किसी के साथ भेदभाव, छुआछूत करता हुआ पाया जाता है उसकी जाति को लेकर, कि भाई ये तो SC में आते हैं, इनके साथ खाना नहीं खा सकते, इन्हें अपने घर में नहीं बैठा सकते, इन्हें चारपाई पर नहीं बैठा सकते, इन्हें अपने घर का नल नहीं चलाने दिया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भैया? ऐसी स्थिति में FIR होगी, आपको सजा भी दी जा सकती है, और इसके तहत भैया 500 रुपए का जुर्माना और या 6 माह की जेल। ठीक है जी, 6 माह की जेल, या दोनों भी हो सकते हैं। अगर किसी के साथ उसकी जाति को देखकर छुआछूत करता हुआ पाया जाता है तो अनुच्छेद 17 के उल्लंघन का, अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम अनुच्छेद 17 के उल्लंघन पर 1955 में एक अधिनियम बना, अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम 1955, जिसमें भैया 500 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की जेल, या दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन क्या किया गया? 1976 में संशोधन कर दिया। 1976 में संशोधन करके इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बना दिया। संशोधन 1976 में हुआ है। आप कहेंगे सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट।
सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ सकते हैं कि सर सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा अनुच्छेद 17 मैंने भी देखा है, अपने घर में भी देखा है। जब हम गांव में रहते थे, मैं बात कर रहा हूँ 2008 की, जब हम गांव में रहते थे तो हमारे घर में एक आंटी काम करने आती थी। वो एक विशेष वर्ग से हैं जो जानवरों के सफाई वफाई करती हैं, झाड़ू लगाती हैं, है ना, गोबर वगैरह का काम करती हैं। तो मैंने अपने घर में ही देखा, मैं दूसरे का क्यों कहूँ, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, कि वहाँ पर उनके खाने के बर्तन अलग थे, उन्हें चाय उनके अलग कप में दी जाती थी, और जब वो पानी पीने के लिए आती थी तो नल किसी बच्चे को या हम में से किसी को चलाना पड़ता था, क्योंकि उन्हें हमारे घर का नल छूने की आज़ादी नहीं थी। ये ऐसे कुछ रूल थे हमारे घर में। 2008 की बात बता रहा हूँ, जब हम छोटे छोटे थे, गांव में रहते थे। हालांकि मैं 2008 में 12th कर रहा था। तो मैंने एक दिन अपने दादा से पूछा कि ये क्या है, इन्हें नल क्यों नहीं चलाने देते। तो दादा ने बड़ा अटपटा जवाब दिया कि बेटे ये हमारे पारिवारिक प्रथा चली आ रही है कि ये लोग हमसे नीचे हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा नीचे क्यों, उनमें भी तो वही खून है जो हम में है, उनमें भी तो लाल खून है जो मुझ में है। तो फिर मुझे सुनने को मिला कि अच्छा ज्यादा पढ़ लिख गए हो, घर की मर्यादा भूल रहे हो। क्योंकि मेरे तो बहुत सारे दोस्त थे उस कास्ट में भी, हम बाहर रहते थे, मेरे काफी सारे दोस्त थे, हम साथ खाना खाते थे, मैं आज भी सबके साथ खाना खाता हूँ। ठीक है, लेकिन उसके बाद अब धीरे धीरे ये चीजें अब खत्म हो गई हैं, अब ये चीजें खत्म हो गई हैं। ठीक है, अब इस अधिकार को क्या बना दिया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट या प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 बना दिया गया है। ठीक है, और इसे 1976 में बदल दिया गया। इसमें भी 500 रुपए या 6 महीने की जुर्माना की बात की गई है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बातें। चलिए बहुत बढ़िया। नहीं, अब तो दादाजी तो भैया एक्सपायर हो गए, दादाजी तो हमारे एक्सपायर, जो और रियल दादाजी थे वो तो एक्सपायर हो गए, 2015 में ही एक्सपायर हो गए थे वो। चलिए हम बात करेंगे सर यहाँ बात करेंगे अनुच्छेद 18 की। कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर से देख रहे हो अच्छा मेरी बुराई कर रहा है, आज तेरे ऊपर भूत बन कर आऊंगा, कहीं ऐसा ना हो दादाजी मेरे ऊपर भूत बन के आ जाएं। अच्छा मेरी बुराई कर रहा था, ले बेटे आज तुझे बताता हूँ भूत क्या होता है। लेकिन मेरे दादाजी अच्छे थे, ठीक है, बहुत अच्छे थे, है ना दादाजी, मुझे परेशान मत करना। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं, यहाँ पर हम सारी चीजें समझ रहे होंगे। सिविल का मतलब होता है आम नागरिक के लिए। ठीक है, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। लिख लिया आप लोग भैया। अब बात आती है सर, इसमें क्या लिखा है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, द एंड ऑफ टाइटल। जैसे कि टाइटल की अगर मैं बात करता हूं, आप कहेंगे सर टाइटल से कैसे मतलब यहां पर हुआ। टाइटल का मतलब ये है कि जैसे पहले राजा महाराजा की उपाधि धारण कर लेते थे, जैसे केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने दे दी थी, लेकिन अब ऐसी कोई भी उपाधि भारत में किसी को नहीं दी जाएगी, क्योंकि अनुच्छेद 18 इसका विरोध करता है। अनुच्छेद 18 कहता है कि भैया किसी को कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। अब आपके मन में आएगा फिर लोग डॉक्टर क्यों लगाते हैं अपने नाम के आगे, पद्मश्री क्यों लगाते हैं, पद्मश्री, पद्मश्री, है ना, बहुत सारे लोगों को पद्मश्री मिला है। जैसे भारत रत्न चौधरी चरण सिंह, भैया वो पुरस्कार हैं, वो उनकी उपाधियां नहीं है, वो पुरस्कार हैं। पुरस्कार उपाधि में अंतर होता है। पुरस्कार तो भैया सम्मानित करने के लिए दिया जाता है, उपाधि भैया उनके पदवी को देखकर दी जाती थी पहले जब हम गुलाम थे। ठीक है सर, आप ब्राह्मण हो या ठाकुर, मैं गुर्जर हूं बेटा, मैं गुर्जर हूं, ठीक है, गुर्जर। चलिए लिख लिया भैया आप लोग, यहां पर समझ गए आप लोग सारी चीजें। आप कहेंगे सर यहां हमने पढ़ लिया उपाधियों का अंत, द एंड ऑफ टाइटल की बात हो रही थी कि किसी को भी कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। ठीक है, चलिए यहां तक आपने पढ़ लिया। अब बात आती है भैया अनुच्छेद 19 की।
अनुच्छेद 19 देखिए दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार स्टार्ट हो रहा है। अब स्टार्ट हो रहा है जी दूसरा मूल अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 19(1) ये कहता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी को भी भैया अपनी बात रखने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। चलिए आप लोग मुझे बताइए, चलिए यहां पर हम लोग बात करेंगे सर मैं SC OBC कुछ भी, मैं एक टीचर हूं और मैं एक भारतीय हूं, मेरी बस यही पहचान है, ठीक है। मैं ये SC ब्राह्मण और ये सब नहीं मानता हूं, ठीक है। चलिए मैं ये सब जातिवाद नहीं मानता हूं बेटा, ठीक है। चलिए मैं इन सब में नहीं पढ़ता हूं। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिया आप लोगों ने यहां तक। चलिए बहुत शानदार, चलिए बहुत बढ़िया बेहतरीन। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं जी अनुच्छेद 19(1)(a) में लिखा है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है कि आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर। आपको कोई बहुत अच्छा लगा, आपने कहा वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, अब आपने बोल तो दिया, लेकिन आपके इन भावनाओं से अगर गर्ल को दिक्कत हो गई, लड़की को दिक्कत हो गई, तो आपको चांटे पड़ सकते हैं। तो आप संविधान के दायरे में रहकर आप अपनी बातों को, अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। किसी की तारीफ करना गलत नहीं है, लेकिन समझना वाला दूसरा अगर गलत हुआ, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंच गई तो दिक्कत हो जाएगी, तो उसकी क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस। भैया प्रेस, अखबार की स्वतंत्रता, आप देखे नहीं है, आपने देखा होगा मुंह पे एकदम माइक लगा दिया, बताइए ये भारत युद्ध कब करेगा, कब पाकिस्तान पर हमला करेगा, बताइए। अरे प्रेस वाले हर जगह घुस जाते हैं। भैया आर्मी को समय चाहिए, आर्मी अपना काम कर रही है, जब लगेगा हमला कर देगी। भैया आर्मी के ऊपर तो डिपेंड करेगा हमला करना। प्रेस जबरदस्ती, बताइए, टाइम दीजिए। अरे कैसे बता दी, आर्मी का नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तो भैया ये जो पहुंच जाते हैं ना हर जगह ये पहुंच जाते हैं माइक लेकर, तो ये वो दिक्कत है, ये वो दिक्कत है। ठीक है जी, समझ गए कि प्रेस की आजादी कहां से मिली? अनुच्छेद 19(1)(a) से। चलिए राष्ट्रीय ध्वज फहराने का, फ्लाई टू फ्लैग, आप कहेंगे सर फ्लाई टू नेशनल फ्लैग, ठीक है, कि भैया नेशनल फ्लैग को फहराने का अधिकार है, जानने का अधिकार है। देखना राइट टू नो है, RTI नहीं। यहां पर मैंने RTI नहीं लिखा है, RTI इसको मैंने नहीं लिखा, ये है राइट टू नो। ठीक है, राइट टू नो, इसका मतलब होता है जानने का अधिकार। आपके गांव के प्रधान ने आपकी सड़क में कितना कितना कंक्रीट लगाया, कितना सीमेंट लगाया, कितना रुपया लगाया, ये सारी चीजें आप जान सकते हैं। ठीक है, ये RTI में आ जाता है। हालांकि अब RTI को भी मूल अधिकार में शामिल करने की बात हो रही है, प्रस्ताव पारित हो चुका है। ठीक है, पारित हो चुका है। चलिए शांत रहने का अधिकार, लेकिन मुझे नाज है, मैं बहुत कट्टर, मैं बहुत बुराई करता था, मुझे लगता था कि अरे ये तो गलत है। वो कहते थे ना कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हम जनगण मन नहीं गाएंगे। लेकिन उन लोगों ने क्या, हैदराबाद के 2 लोग, मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूं कि वो भारतीय हैं, उन्होंने कहा है कि जी हम मुसलमान होने से पहले भारत के नागरिक हैं और हम भारत का बदला लेंगे। बहुत खतरनाक बयान दिए हैं। असुद्दीन ओवैसी, मैं पहले बड़ा उनके विरोध में रहता था, लेकिन जब मैंने उसको सुना, मैंने कहा ये तो भारत के पक्ष में रहता है भाई। उन्होंने कहा कि भैया भारत में हम बदला जरूर लेंगे, लेकिन कुछ लोग अभी भी पाकिस्तान के सपोर्ट में लगे हुए हैं। ठीक है, तो उन्हें तो मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान चले जाओ भैया, भारत छोड़ दो। चलिए इंटरनेट का प्रयोग 2017, आप कहेंगे सर इंटरनेट का प्रयोग 2017 में क्यों, ऐसा क्या हुआ था 2017 में? मैं बता देता हूं क्या हुआ था। भैया हम लोग बात कर रहे हैं जी, यहां पर कुछ लोगों के मोबाइलों पर मैसेज आने लग गए कि आप आपत्तिजनक चीजें अपने मोबाइलों में देख रहे हैं। बीच में आपने ये फेक न्यूज देखी होगी, फेक न्यूज आपने बहुत पढ़ी होगी, अरे उसके मोबाइल में ये मैसेज आ गए कि आप जो है वेबसाइट चेक कर रहे हैं, इन वेबसाइटों पर देख रहे हैं। अगर मैं खुलकर बोलूं तो भैया इसका प्रयोग जो है हुआ क्या था, केरला सरकार की बात है। वहां पर किसी बच्चे के पेरेंट्स ने ये केस किया कि जी हमारे घर पे मैसेज आया कि आपको ये आप ये वेबसाइट चला रहे हैं,
हालांकि वो बच्चा पोर्नोग्राफी साइट ओपन कर रखा था। अब हुआ क्या, माँ बाप ने केस किया केरला हाई कोर्ट में, वहां से फैसला आया जी अगर आपको आपत्ति है उन नेट की वेबसाइटों पर तो आप उन्हें ब्लॉक कर रहे ना। वो क्यों खुल रही है हमारे भारत में, जो बैन है पोर्नोग्राफी साइट्स बैन है हमारे यहाँ पर, वो क्यों ओपन हो जाती हैं, हजारों वेबसाइट्स हैं। तो उनको रोक लगाइए, आप किसी के इंटरनेट को रोक नहीं लगा सकते, मेरी मर्जी है, मेरे स्वतंत्रता का अधिकार है, मैं जो मन चाहूं वो देखूं, जो मन चाहूं वो करूं, मेरा अधिकार है। तो अगर आपको आपत्ति है तो आप उन नेट को बंद करो ना, उस नेट पर रोक लगाओ, उन वेबसाइट पर रोक लगाओ। नेट यूज करना तो मेरा मूल अधिकार है भाई, तो इंटरनेट का प्रयोग भी ये मूल अधिकार बना दिया 2017 में। ठीक है जी, तो यहां पर आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए, तो ये सारी चीजें आप लोग लिखिए। मेरी शादी हो गई बेटा बहुत टाइम पहले, मेरी शादी 2019 में हो गई थी। और ये देखिए मैं जाति से गुजर, और मेरी जो पत्नी है वो जाति से ब्राह्मण है, वो पाठक हैं। ठीक है, तो मैं जातिवाद तो वैसे भी नहीं मानता भाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, ये क्लास अभी यहीं रखते हैं, कल इसी से आगे हम कल कंटिन्यू कर रहे होंगे। अगर बताइए हाथ से लिख रहा होता तो मैं एक ही आर्टिकल खत्म कर पाता। चलिए, तो फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।